हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू विनिंग टेस्ट ऑनलाइन क्लासेस। आज हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स का जो चैप्टर है मनी का, जो वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। मैंने कहा था कि मनी और बैंकिंग में अलग अलग मैंने बनाया ताकि आपको जो मनी का और बैंकिंग का जो कंसेप्ट है बहुत अच्छे से क्लियर हो सके। क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, बहुत कंफ्यूजन होती है। तो आज हम बेसिकली जो बैंकिंग है उसके एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। तो बैंकिंग को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा मैं चैप्टर को ओवरव्यू दे देती हूँ आपको कि आपको पता है जो बैंक है बेसिकली जो कमर्शियल बैंक और वो एज ए मीडिएटर काम करता है। कैसे मीडिएटर काम करता है? ये आम लोग जो भी अपना एक्सेस मनी होता है बैंक में डिपॉजिट कराते हैं, उसी पैसे को आगे वो जो भी नीडी लोग होते हैं, जो बिजनेसमैन होते हैं, इन्वेस्टर्स होते हैं, उनको वो पैसा देते हैं। और इस तरह से क्या करता है, बैंक अपना काम करता है। तो आपको पता है इकोनॉमी के अंदर दो तरह के बैंक होते हैं। एक कमर्शियल बैंक होता है जो आम पब्लिक हम और आपसे डील करता है, और इसके जितने भी ब्रांचेस है आपको देखते हैं आसपास, जितने भी एसबीआई है, पीएनबी है, बैंक ऑफ इंडिया है, इलाहाबाद बैंक, ये सारे जो बैंक है कमर्शियल बैंक है जो क्या करता है कि आम जनता से पैसा रिसीव करता है और उन्हीं पैसों को आगे जो भी जिनको जरूरत होती है वो डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के लोन में उनको प्रोवाइड करते हैं। दूसरा क्या होता है जिसे हम सेंट्रल बैंक कहते हैं, आरबीआई, वो क्या होता है कि पूरे इंडिया के अंदर इकोनॉमी के अंदर एक ही बैंक होता है और ये ऑर्डिनरी पब्लिक से कोई डील नहीं करता, ये बैंकों से डील करते हैं। जितने भी कमर्शियल बैंक है उन सभी कमर्शियल बैंक का जो अकाउंट होता है वो किसके अंदर होता है, आरबीआई के पास होते हैं। गवर्नमेंट का बैंक होता है वो नहीं, गवर्नमेंट जो अपना एक पैसा होता है वो इसमें जमा कराती है, जरूरत पड़ने पर आरबीआई से ही लोन लेती है। तो ये बैंकों का बैंकर और गवर्नमेंट का बैंकर कहा जाता है। तो अब जो कमर्शियल बैंक है वो क्या करता है, मनी क्रिएट करने काम करता है। जितने उसके पास इनिशियल डिपॉजिट होते हैं उस डिपॉजिट से कई गुना पैसा वो क्रिएट कर लेता है। आगे हम पढ़ेंगे मनी क्रिएशन के प्रोसेस के थ्रू। लेकिन जो आरबीआई है वो क्या करता है, वो मनी क्रिएट करने का काम नहीं है। आपने देखा इशू तो करता है, जितने भी करेंसी नोट होते हैं वो इशू करने का अधिकार जो मोनोपोली है वो किसके पास है, आरबीआई के पास है। साथ ही साथ देश की जो इकोनॉमी है उस इकोनॉमी के अंदर पैसे की जो सप्लाई को कंट्रोल करने काम है। यानी कि जो इन्फ्लेशन डिफ्लेशन जैसी सिचुएशन होती है उसको कंट्रोल करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके पास होती है, आरबीआई के पास होती है। कमर्शियल बैंक जो प्रॉफिट मोटिव के लिए चलाए जाते हैं, पैसा कमाने के उद्देश्य से किया जाता है, लेकिन जो आरबीआई है वो सोशल वेलफेयर के लिए किया जाता है, इकोनॉमी में सिस्टम बनाने के लिए, मेंटेन करने के लिए, इन्फ्लेशन डिफ्लेशन चीजों को कंट्रोल करने के लिए, इन सब पर्पजेस के लिए किए जाते हैं। तो ये पूरा जो चैप्टर है वो कमर्शियल बैंक और आरबीआई जो है इन दोनों के फंक्शन पे क्या क्या ऐसे काम करते हैं उसी पे पूरा बेस्ड है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला ही क्वेश्चन हमारा कि वो कौन सा इंस्टीट्यूशन है दैट एक्सेप्ट डिपॉजिट फॉर लैंडिंग पर्पज। ये डिपॉजिट ही एक्सेप्ट करता है लैंडिंग, उधार देने के पर्पज से। समझ आए? उसको हम क्या बोलते हैं? क्या वो कमर्शियल बैंक है, क्या वो सेंट्रल बैंक है, क्या वो सरकार है, ये पब्लिक है? तो इसका आंसर है कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक यानी कि जो ऑर्डिनरी पब्लिक हम और आप से डील करती है, हम और आप अपना पैसा जमा कराते हैं, वो हमसे डिपॉजिट एक्सेप्ट करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि इन्हीं पैसे को आगे वो क्या करेंगे, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जो लोन्स है वो प्रोवाइड किए जाएंगे। जैसे कि मान लीजिए होम लोन लेते हैं तो बैंक के पास खुद का पैसा नहीं होता, हम और आप जो एक्सेस मनी जमा कराते हैं उसी पैसों को आगे वो फर्दर लोन देता है, हमको वो कम रेट ऑफ इंटरेस्ट देता है। हम जो पैसा जमा करवाते हैं उसी पैसे पे जो आगे है वो बिजनेसमैन को डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जो लोन है उस पर ज्यादा लोन लेता है। ये जो डिफरेंस लोन मार्जिन होता है, इंटरेस्ट का मार्जिन होता है, वही क्या होती है, कमर्शियल बैंक की इनकम होती है, जिससे अपने मेंटेनेंस के डे टू डे के खर्चे भी करता है और वही उसकी प्रॉफिट भी होती है। नेक्स्ट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक। इसमें से कौन सा फंक्शन जो है कमर्शियल बैंक का नहीं है? चलिए एक एक करके पढ़ते समय क्लियर हो जाएगा। पहले एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, ये तो उसका पूरा मेन ही फंक्शन है क्योंकि वो डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है। हमने देखा जो डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है वो डिफरेंट डिफरेंट अकाउंट में करता है। वो सेविंग अकाउंट में हम खुलवाते हैं, जो ज्यादातर हम और आप खुलवाते हैं, करंट अकाउंट के थ्रू होता है, जो करंट अकाउंट बिजनेसमैन को होती है, एफडी हम लोग करवाते हैं। तो ये क्या करता है, डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है। दूसरा क्रेडिट क्रिएशन, तो अभी हमने पढ़ा है कि उसके पास जितने भी इनिशियल मनी होती है उससे कई टाइम पैसा वो ज्यादा मल्टीपल कर सकता है, और ये भी जो फंक्शन है किसका है, कमर्शियल बैंक का है। एजेंसी फंक्शन, एजेंसी फंक्शन का मतलब होता है बैंक एज ए एजेंट भी काम करता है। जैसे कि आपके हमारे बिहार पे बहुत सारे एज ए एजेंट काम करता है। आपके इंश्योरेंस प्रीमियम भरनी है बैंक भर देगा, आपके टेलीफोन चार्जेस पे करना है वो बैंक कर देगा। ठीक है, तो बहुत तरह के ऐसे, आपके पास एक्सेस मनी है तो कहाँ पे इसको इन्वेस्ट किया जाए वो भी आपको बैंक सजेशन देता है, सलाह देता है। तो बहुत सारे एजेंट के जो फंक्शन होते हैं वो बैंक हमारा करता है, इसलिए बैंक को एजेंसी फंक्शन भी कहा जाता है। तो ये ऑल ऑफ दिस कमर्शियल बैंक जो है वो सारे फंक्शन क्या है वो करता है। नेक्स्ट कह रहा है कि गिविंग द परमिशन टू विदड्रॉ मनी बाय एन अमाउंट मोर देन डिपॉजिट इज टू नोन एज। आपको पता है जनरली होता क्या है कि हम और आपका सेविंग अकाउंट होता है, तो जितने हमारे अकाउंट में पैसे होते हैं वहीं तक विदड्रॉ कर सकते हो। मान लीजिए मेरे अकाउंट में मैक्सिमम है 1 लाख रुपए और मैंने अगर 1.5 लाख का चेक काट के दे दिया, मोर देन 1 लाख का मैंने चेक काट के दे दिया, तो होगा क्या, वो चेक बाउंस हो जाएगा। क्योंकि जितनी मेरे अकाउंट में लिमिट है, जितना मेरे अकाउंट में डिपॉजिट्स है
उतना ही पैसा मैं विड्रॉ कर सकती हूँ, उससे ज्यादा कभी भी विड्रॉ नहीं कर सकती। लेकिन आपने देखा कि जब हम लोगों ने बैंकिंग चैप्टर किया था तो हमने एक चीज देखा था कि बैंक कई बार जितना उसके अकाउंट में डिपॉजिट होता है उससे ज्यादा भी विड्रॉ करने की परमिशन देता है। बट ये परमिशन सभी अकाउंट होल्डर को नहीं मिलता, केवल और केवल किसको मिलता है? करंट अकाउंट होल्डर को मिलता है। करंट अकाउंट होल्डर जैसे बिजनेसमैन ओपन करते हैं डेली के, उनमें कहीं तक कोई ट्रांजेक्शन की लिमिट नहीं होती, दिन में चाहो जितनी मर्जी बार पैसा डिपॉजिट करा दो, जितने बार विड्रॉ करा लो, कोई लिमिटेशन नहीं है। इस पे बैंक क्या करता है कि अपने जो कस्टमर होते हैं करंट अकाउंट होल्डर को कोई इंटरेस्ट नहीं देता, बल्कि उसे सर्विस चार्जेस काटते हैं। भैया हम आपको एक फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, उसके बदले आपको चार्जेस देने हैं। तो वो कह रहा है कि जो परमिशन देता है कि आप जितना पैसा आपके अकाउंट में उससे ज्यादा विड्रॉ कर सकते हो, इसको हम क्या बोलते हैं? क्या एडवांस बोलते हैं कि वो एडवांस देता है? ओवरड्राफ्ट, क्या उसको लोन बोलते हैं? नन ऑफ दिस। तो इसको हम अकाउंट के लैंग्वेज में क्या है? ओवरड्राफ्ट। ड्राफ्ट ओवर यानी कि ज्यादा विड्रॉ करने की जो परमिशन दे रहा है, जितना आपके पास डिपॉजिट है उसको हम क्या बोलते हैं? ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी कहते हैं। और ये ओवरड्राफ्ट की जो फैसिलिटी है केवल और केवल अकाउंट होल्डर किसको मिलता है? जिसका बैंक में करंट अकाउंट होता है, सेविंग अकाउंट वालों को नहीं मिलता। विच ऑफ द फॉलोइंग से एपेक्स बैंक ऑफ इंडिया, सबसे टॉप मोस्ट शीर्ष पे, सबसे टॉप पे कौन सा बैंक हमारे देश में? आरबीआई, एसबीआई, पीएनबी, नन ऑफ दिस। तो एपेक्स इंस्टीट्यूशन ऑफ बैंकिंग की बात करेंगे तो आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसे सेंट्रल बैंक के नाम से भी जानते हैं, केंद्रीय बैंक हिंदी में कहे तो। हु हैज द राइट ऑफ नोट इशू, ये हमने मनी चैप्टर में भी किया था कि जो भी क्वाइंस होते हैं और 1 रुपए के नोट होते हैं तो फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा जारी किए जाते हैं, इशू किए जाते हैं। लेकिन जितने भी पेपर करेंसी होती है उस पे मोनोपोली किसकी है? आरबीआई की। देश का जो केंद्रीय बैंक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, वही सारे पेपर करेंसी को इशू करने का उसका अधिकार है। तो इसका आंसर क्या होगा? हु हैज राइट ऑफ नोट इशू? क्या सेंट्रल बैंक करता है, क्या कमर्शियल बैंक करता है, क्या भारत सरकार, ये कोऑपरेटिव बैंक? तो सेंट्रल बैंक करता है। कमर्शियल बैंक को नोट जारी करने या क्वाइन जारी करने का बिल्कुल अधिकार नहीं है। गवर्नमेंट को, जो भारत सरकार है, उसको जो क्वाइंस और 1 रुपए के नोट है वो जारी करने का अधिकार है। तो इसका आंसर होगा तुम्हारा सेंट्रल बैंक। नेक्स्ट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक? इसमें अच्छा कौन सा फॉलोइंग यानी कि विच इज ऑफ द फॉलोइंग इज अ फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक? जैसे कौन सा फंक्शन सेंट्रल बैंक का है? इशू ऑफ नोट तो पढ़ी चुके, इसमें मोनोपोली है उसका। बैंकर्स टू द गवर्नमेंट यानी कि सरकार का बैंकर कौन है? आरबीआई है, क्योंकि सरकार अपना जो एक्सेस पैसा होता है उसमें जमा कराते, जरूरत पड़ने पर लोन लेती है। तो जो रिलेशन आम जनता का कमर्शियल बैंक के साथ होता है, सेम वही रिलेशन सरकार का और बैंक का होता है। कौन से बैंक का? आरबीआई का। तो ये तो बिल्कुल सही है, फंक्शन है उसका। सप्लाई एंड कंट्रोल ऑफ मनी, मनी को कंट्रोल करने का भी जो अधिकार है वो भी किसके पास है? आरबीआई के पास ही है। तो क्या कहेंगे? ऑल ऑफ दीज के सारे ही जो फंक्शन है किसके है? सेंट्रल बैंक के। तो फंक्शन आपको अच्छे से पढ़ना है, एक एक फंक्शन को किसमें पढ़ना है। कह रहा है कि द रेशियो ऑफ टोटल डिपॉजिट दैट अ कमर्शियल बैंक हैज टू कीप विद द आरबीआई। अब यहाँ पे आपने देखा होगा LRR, लीगल रिजर्व रेशियो, कि एवरी कमर्शियल बैंक हैव टू मेंटेन टू काइंड ऑफ रिजर्व, दो तरह के रिजर्व उन्हें मेंटेन करने पड़ते हैं। एक वो रिजर्व होता है जो क्या जितने भी टोटल डिपॉजिट होता है उसका पर्टिकुलर रिजर्व, एक पर्टिकुलर रिजर्व, ये भी आरबीआई के द्वारा डिसाइड किया जाता है कि एक रिजर्व हर एक कमर्शियल बैंक को आरबीआई के पास डिपॉजिट करना पड़ता है, उसे हम बोलते हैं कैश रिजर्व रेशियो, CRR। दूसरा रिजर्व क्या होता है कि हर एक कमर्शियल बैंक को अपने पास लिक्विड के रूप में रखना होता है ताकि अपने कस्टमर्स की नीड्स को फुलफिल कर सके। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपने बैंक में पैसा आज 1 लाख रुपए जमा करवाए, 2 घंटे बाद आप जाते हो बैंक से अपना पैसा विड्रॉ करने के लिए। बैंक आपको ये नहीं बोलता भैया तुम कल आना, तुम्हारा पैसा तो मैंने किसी और को लोन दिया है। जिस दिन बैंक ने ये कह देगा, बैंक से हमारा ट्रस्ट खत्म हो जाएगा। हम और आप बैंक पे क्यों भरोसा करते हैं? भैया बैंक हमको एश्योर करता है, ठीक है आप जब चाहो हमारा अपना पैसा जमा कराओ और जब चाहो आप अपना पैसा यहाँ से विड्रॉ कर सकते हो। बैंक इस पे किसी तरह कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा सकता, ना ही आपको कोई टाइम पीरियड देगा कि चलो आप 2 घंटे बाद आना है, 4 दिन के बाद आना, 2 दिन के बाद आना। ऐसा कभी भी बैंक आपको नहीं बोल सकता। तो बहुत सारे कस्टमर जब अपने मनी विड्रॉ के लिए आ सकते हैं, तो ऐसी चीजों के लिए बैंक को एक पर्टिकुलर रिजर्व अपने पास मेंटेन करके रखना पड़ता है ताकि वो लिक्विड के द्वारा अपने कस्टमर की जो भी नीड्स है उसको फुलफिल कर सके। तो उस रिजर्व को क्या बोलते हैं? SLR, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। ध्यान रखना जो LRR है उसमें 2 तरह की रिजर्व आती है। पहला रिजर्व होता है जो आरबीआई के पास रखना पड़ता है, जिसे हम कैश रिजर्व रेशियो शॉर्ट फॉर्म में CRR कहते हैं। एक रिजर्व जो कमर्शियल बैंक को अपने पास लिक्विड रखना होता है उसको बोलते हैं SLR। तो यहाँ पे देखिए क्या पूछा है कि द रेशियो ऑफ टोटल डिपॉजिट, कुल डिपॉजिट का कमर्शियल बैंक हैज टू कीप विद द आरबीआई, आरबीआई के पास जो रिजर्व रखना पड़ता है उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं CRR, कैश रिजर्व रेशियो। इसको ध्यान से पढ़ लेना। और अगर खुद के पास पूछा होगा तो SLR। और टोटल जो डिपॉजिट्स होती है जो सबको रखने पड़ते हैं यानी कि SLR
और CRR का सम ऑफ होता है वो क्या होता है, LRR, लीगल रिजर्व रेशियो। इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि इसमें एक क्वेश्चन डेफिनेटली आपके एग्जाम में आएंगे। नेक्स्ट कह रहा है कि क्रेडिट क्रिएशन वर्क ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग एजम्पशन। जब हम क्रेडिट क्रिएशन बच्चे को पढ़ाते हैं, मनी मल्टीप्लाई पढ़ाते हैं, किस तरह कमर्शियल बैंक जो इनिशियल डिपॉजिट से पैसों से पैसा मल्टीपल करता है, उसमें आपको पता है 2 एजम्पशन लेनी पड़ती है। वो 2 एजम्पशन क्या है? पहला कि ऑल बैंक आर कंसीडर अ सिंगल यूनिट, कि हम मान लेते हैं कि भैया सिंगल यूनिट है, मतलब बहुत सारे बैंक नहीं, एक ही बैंक, और सारे ट्रांजेक्शन जो रहा है पूरे इकोनॉमी जो उसी बैंक के थ्रू ट्रांजेक्शन कंप्लीट कर रहा है, तो ऑल बैंक्स आर कंसीडर सिंगल यूनिट, यानी सिंगल बैंकिंग सिस्टम को हम मानते हैं। यानी दूसरा, ऑल ट्रांजेक्शन चैनल थ्रू द बैंक इन चेक, जितने भी ट्रांजेक्शन हो रहे, कुछ भी कैश में नहीं हो रहा, सारे जो बैंक के थ्रू, चेक के थ्रू हो रहे। समझ में आया? 2 ही एजम्पशन आप मानेंगे तो ही आपका मनी क्रिएशन का जो प्रोसेस है वो सक्सेस हो पाएगा। वैसे भी इकोनॉमी में आपने देखा कि एजम्पशन पे ही बेस्ड है। जो आप लोगों ने 11th में क्या था, माइक्रो इकोनॉमिक्स, डिमांड सप्लाई, सबसे पहले क्या आता था, भैया ये एज्यूम करना, ये एजम्पशन लेना है, तो वही चीज यहाँ पे। तो पहला दूसरा पॉइंट समझ में आ गया। तीसरा कह रहा है बोथ है ए एंड बी, दोनों ही पॉइंट जरूरी है एजम्पशन के लिए। तीसरा नन ऑफ द, इसमें से कुछ भी नहीं। इसका आंसर है बोथ ए एंड बी, ये दोनों ही जो एजम्पशन है हमें मानेंगे कि बैंक जो है सिंगल यूनिट है, और दूसरा जो भी हमारे ट्रांजेक्शन चैनल हो रहे हैं वो बैंक के थ्रू हो रहे हैं। नेक्स्ट है कि लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट इज द सम ऑफ, ये जो LRR है किन 2 चीजों का सम ऑफ है? क्या वो CRR SLR का? इसमें बच्चों को अपने आप ही पता चल गया होगा, अभी लेटेस्ट तुरंत हमने क्वेश्चन को समझा है। मॉनेटरी मनी मल्टीप्लायर और LR है, टोटल डिपॉजिट इनिशियल डिपॉजिट है, ये ऑल ऑफ द। इसका आंसर है CRR और SLR का जो सम ऑफ होता है वो LRR होता है। RBI इज द बैंक ऑफ गवर्नमेंट एज अ, जो RBI इज द बैंक ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट का बैंक है, वो क्या काम करता है एज अ? क्या वो एज ए एक्टिव बैंकर काम करता है, क्या एज एजेंट काम करता है, एज ए फाइनेंशियल एडवाइजर काम करता है, ये ऑल ऑफ द। तो अभी हमने देखा जो फंक्शन करेंगे सबसे पहले सरकार का बैंकर कहा जाता है, क्योंकि वो एक्ट एज ए बैंकर। मैंने बताया कि जो रिलेशन एक आम जनता का कमर्शियल बैंक के साथ होता है कि हम अपना एक्सेस मनी बैंक में जमा करवाते हैं, जरूरत पड़ने पे उधार लेते हैं, वही सेम रिलेशन क्या है सरकार का और RBI का है। दूसरा एज ए एजेंट, मैंने बताया कि जैसे हमारे बिहाफ में बैंक बहुत सारे एजेंटिंग से काम करता है, उस तरह सरकार के लिए भी जो RBI बहुत सारे एजेंट के रूप में काम करता है। फाइनेंशियल एडवाइजर की जो भी एक्सेस मनी है, कहाँ पे इसको इन्वेस्ट करना है, कहाँ पे पैसा लगाना है, वो सारे एडवाइस भी कौन करता है? सरकार को RBI करती है। जैसे हमें कमर्शियल बैंक करता है तो वो जो RBI है वो सरकार को करती है, यानी कि सेम एग्जैक्ट वही रिलेशन जो एक आम जनता का अपने कमर्शियल बैंक के साथ होता है, वही सेम रिलेशन, एग्जैक्ट वही रिलेशन सरकार का RBI के साथ होता है। तो जो RBI है बैंक ऑफ गवर्नमेंट है, क्योंकि ये सारे ही फंक्शन करता है एज ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट कह रहा है कि RBI यूजेस विच ऑफ द फॉलोइंग टूल्स टू मेंटेन द फ्लो मनी इन डोमेस्टिक इकोनॉमी। कौन से टूल के द्वारा इकोनॉमी के अंदर जो पैसों का फ्लो है उसको कंट्रोल करते, मेंटेन करती है? क्या क्वांटिटिव मेजरमेंट के द्वारा, क्या क्वालिटेटिव मेजर के द्वारा, फिजिकल मेजरमेंट के द्वारा, बोथ ए एंड बी। जो फिजिकल है आपने देखा वो सरकार के हाथों में होता है, और जो मॉनेटरी होती है जिसमें क्वांटिटिव और क्वालिटेटिव आते हैं, दोनों ही जो ये टूल्स है इसके द्वारा RBI इकोनॉमी के अंदर मनी कंट्रोल का काम करती है। नेक्स्ट है कि सोल अथॉरिटी टू इशू करेंसी। ये जो सोलो अथॉरिटी है, केवल और केवल एक ही एक ऐसी अथॉरिटी है, मतलब इंस्टीट्यूशन है जो देश में जितने भी करेंसी है उसको इशू करता है। और क्यों उसको मोनोपोली दी गई? ताकि करेंसी में यूनिफॉर्मिलिटी हो, एक रूपता हो, एक समानता हो। तो कह रहा है जो सोल अथॉरिटी है इशू करने की, करेंसी इशू करने की, वो किसके पास है? क्या RBI के पास है, सेंट्रल बैंक के पास है, दोनों के पास है, नन ऑफ द? तो केवल और केवल RBI के पास ही है, वही जो इशू करेगा वही को लीगल मनी मानी जाती है, बाकी किसी को भी करेंसी इशू करने का अधिकार नहीं है। कह रहा सेंट्रल बैंक इज एन एपेक्स बैंक इन द इकोनॉमी। ऑफ कोर्स हमने पढ़ाई, चूज द करेक्ट रीजन फॉर द अबव स्टेटमेंट, बट ऐसा क्यों है वो स्टेटमेंट आपको देना है यहाँ पे। इट कंट्रोल द एंटायर बैंकिंग सिस्टम, बिल्कुल जितना भी बैंकिंग सिस्टम है पूरा जो मॉनेटरी सिस्टम पे किसका कंट्रोल है? RBI का। जितने भी कमर्शियल बैंक है उनके लिए रूल्स रेगुलेशन बनाना है, सब किसके पास है? RBI के पास में आते हैं। इट रेगुलेट्स द अदर बैंक, अदर बैंक को रेगुलेट करता है। सुपरवाइजर ऑफ कमर्शियल बैंक, कमर्शियल बैंक को सुपरवाइज करता है, गाइड करता है। हमने देखा जिसका आंसर है ऑल ऑफ दिस। पूरा जो बैंकिंग सिस्टम है वो किसके कंट्रोल में आता है? RBI कंट्रोल में आता है, इसीलिए इसे कहा जाता है एपेक्स बैंक इन द इकोनॉमी। कह रहा व्हाट टाइप ऑफ लोन इज एडवांस्ड बाय द कमर्शियल बैंक, किस तरह के लोन जो है कमर्शियल बैंक लोगों को देता है? कैश क्रेडिट। आपने देखा हो कैश क्रेडिट में क्या होता है, हर एक पर्सन की अपनी इनकम के अकॉर्डिंग लिमिट होती है, उस लिमिट तक आपको लोन बैंक सैंक्शन कर देता है। जितना भी, मान लीजिए कि मेरी 10 लाख रुपए इनकम है, तो मेरे को मान लेते हैं कि 10 लाख रुपए तक बैंक ने मुझे परमिशन दे रखे कि आपको इतना पैसा कैश विड्रॉ कर सकते हो। और परमिशन तो मेरे को 10 लाख की मिली क्योंकि मेरी क्रेडिट लिमिट 10 लाख है, लेकिन उसमें से मैं जितना विड्रॉ करूंगी उतने तक मुझे ब्याज देना पड़ेगा।
तो बैंक इस तरह की क्रेडिट जो कैश क्रेडिट है वो फैसिलिटी भी लोन के रूप में देता है। ओवरड्राफ्ट हम पढ़ ही चुके हैं, जिसका भी बैंक में करंट अकाउंट होता है उस जितना डिपॉजिट होता है उससे ज्यादा विड्रॉ करने की परमिशन दे देता है। लोन एंड एडवांसेस डिफरेंट डिफरेंट पर्पज के लिए शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, मीडियम टर्म लोन प्रोवाइड करता है। तो इसका आंसर है कि ऑल ऑफ दीज के सारे ही तरह के जो लोन्स है वो कमर्शियल बैंक द्वारा अपनी जनता को दिए जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक? भैया कौन सा फंक्शन है ये तो हमको समझ में आ गया था, ऊपर भी हमने पढ़ा था, बट कौन सा नहीं है फंक्शन अब ये बताना है आपको। एक्सेप्ट डिपॉजिट, डिपॉजिट तो लेता ही है। ऑफर लोन्स, लोन अभी हमने पढ़ा है। प्रोवाइड ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, अपने कस्टमर को देता है। तो फिक्स सीआरआर, सीआरआर कितना फिक्स करना है ये जो डिसाइड है वो कमर्शियल बैंक नहीं करती, ये कौन करता है? देश में सेंट्रल बैंक करती है। तो ये कमर्शियल बैंक का फंक्शन बिल्कुल भी नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द इंस्ट्रूमेंट ऑफ क्रेडिट कंट्रोल? कौन सा इसमें से जो वो है वो क्रेडिट कंट्रोल का इंस्ट्रूमेंट नहीं है? सीआरआर बिल्कुल है, सीआरआर को चेंज करके इकोनॉमी मनी को कंट्रोल किया जाता है, एसएलआर में भी चेंजेस किया जाता है, रेपो रेट में भी चेंजेस किया जाता है। ये जो मैनेज फ्लोटिंग है वो इसका बिल्कुल भी कोई पार्ट नहीं है, इसका कोई रोल ही नहीं है मनी कंट्रोल करने का। नेक्स्ट है कि द वैल्यू ऑफ मनी मल्टीप्लायर इज इक्वल टू, यानी कि जो क्रेडिट क्रिएशन होता है उसका फॉर्मूला पूछा है। क्या फॉर्मूला था? 1 में एसएलआर या 1 में सीआरआर, 1 में एलआरआर या नन ऑफ दिस? तो इसका आंसर है 1 में एलआरआर। दोनों का जो सम ऑफ होता है, क्योंकि सीआरआर और एसएलआर दोनों पर है, तो 1 में एलआरआर जो फॉर्मूला होता है लीगल रिजर्व रेशियो, वो हमारा फॉर्मूला होता है। इसका आंसर है सी, 1 में एलआरआर। अब ध्यान से देखना कि सीआरआर आपको 4% दे रखा है और एसएलआर आपको 16% दे रखा है। द वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर, मनी मल्टीप्लायर की क्या वैल्यू आएगी? फॉर्मूला क्या होता है? 1 में एलआरआर। एलआरआर क्या होता है? सीआरआर प्लस एसएलआर दोनों का सम ऑफ होता है। तो 4 और 16 कितने हो गए? 20%। तो 1 में 20% तो 100 ऊपर चला जाएगा, 100/20 0 0 कट गया, तो क्या आपका आ जाएगा 2 5 टाइम्स, यानी कि देखिए कौन सा इसका आंसर होगा? 5 इसका करेक्ट आंसर होगा। आप लोग अपने कॉपी में एक बार 1 सेकंड के लिए निकाल सकते हैं। फॉर्मूला 1 में एलआरआर, 1 में एलआरआर कितना हुआ? एलआरआर क्या होता है? सीआरआर प्लस एसएलआर का दोनों का सम 20% हुआ, 20% ऊपर 100 चला गया, 100/20 0 0 कट गया, 2 5 10 हो गया, तो 5 इसका करेक्ट आंसर। आप लोग अपनी कॉपी में करके भी चेक कर सकते हैं। तो फॉर्मूला आपको बेसिकली याद होना चाहिए। नेक्स्ट कह रहा है कि विच फंक्शन ऑफ द सेंट्रल बैंक इन्वॉल्व बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटी फ्रॉम और टू द पब्लिक? कौन सा फंक्शन है सेंट्रल बैंक का जिसके अंदर वो बाय यानी कि जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीदता और बेचता है, क्या वो सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल में करता है, क्या लीगल रिजर्व में करता है, क्या वो ओपन मार्केट ऑपरेशन में करता है? नन ऑफ दिस। तो इसका आंसर है ओपन मार्केट ऑपरेशन। आपने देखा जो भी आरबीआई है उसे 2 तरह के मनी को कंट्रोल करने के लिए 2 टूल्स होते हैं उसके पास, एक क्वालिटेटिव टूल्स होते हैं, क्वांटिटेटिव टूल्स होते हैं। क्वांटिटेटिव टूल्स के अंदर 3 थे, एक ओपन मार्केट ऑपरेशन था, दूसरा बैंक रेट था, रिजर्व थे। तो उसमें जो ओपन मार्केट ऑपरेशन है वो सरकार के बिहाफ में सिक्योरिटी को खरीदता और बेचता है, ये ओपन मार्केट ऑपरेशन के अंदर आती है। नेम द क्रेडिट कंट्रोल मेथड विच रेफर टू द डिफरेंस बिटवीन द अमाउंट ऑफ लोन एंड मार्केट वैल्यू ऑफ द सिक्योरिटी ऑफर्ड बाय द बोरोवर अगेंस्ट द लोन। अब ये चीज समझो, देखो जब भी हम बैंक से लोन लेने के लिए जाते हैं हमें कोई ना कोई सिक्योरिटी बैंक के पास मॉर्गेज रखनी पड़ती है, गिरवी रखनी पड़ती है। मान लीजिए कि आपको 1 लाख रुपए का अपने एसेट्स मॉर्गेज रखा है, गिरवी रखी है बैंक के पास, क्या बैंक आपको पूरा 1 लाख रुपए का लोन दे देगा? बिल्कुल। बैंक एक मार्जिन काटता है, 1 लाख पे बैंक डिसाइड करता है कि मुझे 20% काट के मार्जिन देना है, 15% काट के देना है। ये बैंक इकोनॉमी की सिचुएशन के हिसाब से देखता है। अगर इन्फ्लेशन है तो ज्यादा मार्जिन काटता है, डिफ्लेशन है तो मार्जिन को कम कर देता है। तो ये कह रहा है इसमें कि वो कौन सा क्रेडिट कंट्रोल मेथड है जिसमें जो डिफरेंस बिटवीन द अमाउंट ऑफ लोन, जो इतना लोन दे रहा है, एंड मार्केट वैल्यू ऑफ द सिक्योरिटी, सिक्योरिटी की जितनी मार्केट वैल्यू है और जितना आपको लोन दे रहा है उनका जो डिफरेंस अमाउंट है, जो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं मार्जिनल रिक्वायरमेंट्स। बैंक इसमें जितने भी आपके पास एसेट्स की वैल्यू होती है उसके बराबर का लोन नहीं देता, उससे पर्टिकुलर मार्जिन काट के आपको लोन देता है। तो ये कौन सा मेथड होता है? मार्जिन रिक्वायरमेंट के अंदर आता है। नेक्स्ट कह रहा है कि दिस बैंक ऑपरेट इन द पब्लिक इंटरेस्ट विदाउट एनी प्रॉफिट मोटिव। कौन सा बैंक है जो प्रॉफिट मोटिव के लिए काम नहीं करता, केवल केवल जनता की भलाई के लिए काम करता है? तो कह रहा है उसमें कौन सा बैंक? क्या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, क्या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, क्या कैनरा बैंक है, या इलाहाबाद बैंक है? तो भैया प्रॉफिट जितने भी कमर्शियल बैंक है वो सारे प्रॉफिट मोटिव के लिए काम करते हैं, पैसा कमाना उनका उद्देश्य है। ठीक है, तो स्टेट बैंक कमर्शियल बैंक है, कैनरा बैंक कमर्शियल बैंक है, इलाहाबाद बैंक ये भी कमर्शियल बैंक है। तो विदाउट एनी प्रॉफिट मोटिव, कौन बिना प्रॉफिट मोटिव के काम करता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट कह रहा है कि
थ्रू द प्रोसेस ऑफ, कौन से प्रोसेस के थ्रू कमर्शियल बैंक आर एबल टू क्रिएट विच इज फार एक्सेस ऑफ इनिशियल डिपॉजिट, जितना उसके पास इनिशियल डिपॉजिट होता है उससे बहुत बहुत ज्यादा वो पैसा क्रिएट कर लेता है। वो कौन से प्रोसेस के थ्रू करता है? क्या वो लोन एडवांसिंग देगी प्रोसेस के थ्रू, मनी क्रिएशन के प्रोसेस के थ्रू, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, नन ऑफ दिस। इसको बोलते हैं मनी क्रिएशन। मनी क्रिएशन प्रोसेस के थ्रू कमर्शियल बैंक के पास जितना इनिशियल पैसा होता है उससे कहीं कहीं ज्यादा वो पैसा मल्टीपल कर सकता है, उस प्रोसेस को मनी क्रिएशन कहते हैं, या क्रेडिट क्रिएशन भी कह सकते हैं। नेक्स्ट है विच इज द अदर नेम ऑफ द मनी मल्टीप्लायर। अभी मैं क्वेश्चन देखा आपने, मनी मल्टीप्लायर का और दूसरा नाम क्या है? क्रेडिट मल्टीप्लायर, डिपॉजिट मल्टीप्लायर, कैश रिजर्व रेशियो, ए और बी बोथ। इसका आंसर ए और बी बोथ, क्योंकि मनी मल्टीप्लायर को क्रेडिट मल्टीप्लायर भी कहते हैं, डिपॉजिट मल्टीप्लायर भी कहते हैं। कह रहा डैश रेफर टू द पोर्शन ऑफ टोटल डिपॉजिट ऑफ अ कमर्शियल बैंक which it has to keep with itself in the form of liquid assets। वही चीज जो मैंने चैप्टर में स्टार्टिंग बताया था कि every commercial bank have to maintain a particular kind of reserve। एक रिजर्व आरबीआई के पास रखना पड़ता है जिसे हम सीआरआर कहते हैं, एक रिजर्व खुद के पास रखना पड़ता है जिसे एसएलआर कहते हैं, और दोनों का सम ऑफ क्या बनता है? एलआरआर, लीगल रिजर्व रेशियो। तो अब यहाँ पे पूछा कि कौन सा रिजर्व का वो पोर्शन होता है जो बैंक अपने पास लिक्विड फॉर्म में रखता है। तो अभी मैंने बताया उसको क्या बोलते हैं हम लोग? एसएलआर, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी भी फॉर्म में किसी भी तरीके से आपसे एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा, इसमें बहुत आपको अच्छे से काम करना है, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना। नेक्स्ट कह रहे हैं कि रेपो रेट इज अ रेट विच, अब यहाँ पे भी एक चीज आ जाओ, एक होता है बैंक रेट और एक होता है रेपो रेट। इसमें भी बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। देखिए रेपो रेट और बैंक रेट दोनों ही होता है जिस रेट पे देश का सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक को लोन एंड एडवांस देता है। जैसे हमको पैसे जरूरत पड़ती है हम कमर्शियल बैंक के पास जाते हैं, कमर्शियल बैंक को पैसे जरूरत पड़ती है वो किसके पास जाता है? आरबीआई के पास जाता है, और आरबीआई इसको लोन देता है बट वो पर्टिकुलर ब्याज चार्ज करता है, इंटरेस्ट चार्ज करता है। तो बैंक रेट इज द रेट, उस रेट पे जिस देश का सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक को लोन एंड एडवांसेस देता है। अब देखो यहाँ पे दो पर्पज होते हैं, एक शॉर्ट टर्म लोन को पर्पज होता है, एक लॉन्ग टर्म लोन पर्पज होता है। अगर लॉन्ग टर्म पर्पज के लिए लोन देता है उस पर जो ब्याज लेता है उसे क्या बोलते हैं? बैंक रेट। और शॉर्ट टर्म पर्पज के लिए जो इंटरेस्ट चार्ज करता है उसे रेपो रेट। तो इसमें आपको डिफरेंस नहीं करना, दोनों ही सेंट्रल बैंक जो है कमर्शियल बैंक को लोन एडवांस देता है, लेकिन शॉर्ट टर्म पर्पज के लिए देता है तो वो रेपो रेट होता है, लॉन्ग टर्म पर्पज के लिए देता है तो उसे बैंक रेट कहते हैं। कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। तो इसमें पूछ रहे हैं कि रेपो रेट क्या होता है? कमर्शियल बैंक परचेज गवर्नमेंट सिक्योरिटी फ्रॉम द सेंट्रल बैंक? नो। कमर्शियल बैंक कैन टेक लोन फ्रॉम द सेंट्रल बैंक, कमर्शियल बैंक इस पर रेट देता है। कमर्शियल बैंक कैन कीप देयर डिपॉजिट विद द सेंट्रल बैंक? नहीं। शॉर्ट टर्म लोन एडवांस गिवन बाय द कमर्शियल बैंक। बच्चे शॉर्ट टर्म देखते हैं फटाफट लगता है ये क्या बोल रहा है कि शॉर्ट टर्म लोन्स आर गिवन बाय द कमर्शियल बैंक। भैया कमर्शियल बैंक जो शॉर्ट टर्म लोन देता है उसका रेपो रेट से कोई मतलब नहीं है। सेंट्रल बैंक जिस रेट पर कमर्शियल बैंक को देता है और शॉर्ट टर्म पर्पज के लिए, यहाँ पे कोई भी शॉर्ट टर्म मेंशन नहीं है तो हम इसको मान लेंगे कि ठीक है लोन मिल रहा है। समझ, अगर यहाँ पे शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म क्लियरली मेंशन होता तो फिर हम शॉर्ट टर्म को देखते हैं, बट अभी हमारा जो बेस्ट ऑप्शन है वो क्या होगा? कमर्शियल बैंक कैन टेक लोन, कमर्शियल बैंक लोन ले सकता है फ्रॉम द सेंट्रल बैंक, उसे बोलते हैं रेपो रेट। लेकिन यहाँ पे लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म मेंशन क्या होता है तो हमारा आंसर इसमें शॉर्ट टर्म को भी हम कंसीडर करते हैं। तो आपको पता है जो भी बेस्ट ऑप्शन होता है उसको हमें लेना होता है। नेक्स्ट कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्वांटिटी मेथड ऑफ क्रेडिट कंट्रोल। अभी देखा आपने कि आरबीआई के पास दो मेथड्स होते हैं क्रेडिट कंट्रोल करने के लिए, एक होता है क्वांटिटी मेथड, एक होता है क्वालिटेटिव मेथड। तो क्वांटिटी मेथड के अंदर तीन होते हैं, एक बैंक रेट होता है आपने देखा इसमें रेपो रेट बैंक रेट हमने पढ़ा था, एक होता है उसके पास रिजर्व के थ्रू, तीसरा होता है उसके पास जो भी मार्जिनल उसमें पढ़ा था हमने कि ओपन मार्केट ऑपरेशन। लेकिन इसमें आपको ऑप्शन क्या दे रखा है? ओपन मार्केट ऑपरेशन दे रखा है, ये तो होता ही है। वेरिएबल रिजर्व रेशियो ये भी उसके पास ऑप्शन होता है, बैंक रेट पॉलिसी ये भी होता है। तो इसमें से कौन सा क्वांटिटिव नहीं है? मार्जिन रिक्वायरमेंट्स, ये दूसरे क्वालिटेटिव के अंदर आते हैं। तो ये भी आपको याद रखना है। क्रेडिट कंट्रोल में जो दो मेथड है, क्वालिटेटिव में कौन से आते हैं, क्वांटिटिव में कौन से आते हैं, तो तीन उसके अंदर आते हैं। वो कौन कौन से? ओपन मार्केट ऑपरेशन है, वेरिएबल रिजर्व रेशियो और बैंक रेट पॉलिसी है। तो मार्जिन रिक्वायरमेंट जो क्वालिटेटिव के अंदर आते, क्वांटिटिव में नहीं आते। यहाँ पे क्वांटिटिव मेथड पूछा कह रहा है कि क्रेडिट क्रिएशन बाय कमर्शियल बैंक इज डिटरमाइंड बाय, जो क्रेडिट क्रिएशन है कमर्शियल बैंक का कैसे डिसाइड होता है? सीआरआर पे, एसएलआर पे, इनिशियल डिपॉजिट पे, ऑल ऑफ दैट। तो सारी चीजों पे देखिए सीआरआर मतलब अगर मान लीजिए कि हर एक कमर्शियल बैंक को आरबीआई के पास पर्टिकुलर डिपॉजिट रखना होता है, अगर आरबीआई इस सीआरआर को बढ़ा देता है, इंक्रीज कर देता है कि पहले आपको 10% रिजर्व रखना था अब आपको 20% रिजर्व रखना है, सीधी सी बात है क्रेडिट देने की जो कैपेबिलिटी है वो घट जाएगी, और जो क्रेडिट लोन देने की कैपेबिलिटी घट जाएगी तो कहीं ना कहीं उसका जो मनी मल्टीप्लायर है, मनी क्रिएशन है वो भी घटेगा। एसएलआर अपने पास रिजर्व रखना पड़ता है, अगर अपने पास ही बैंक ने ज्यादा रिजर्व रख लिया तो भी लोन देने की कैपेबिलिटी घट जाएगी।
तीसरा इनिशियल डिपॉजिट जितना ज्यादा उसके बाद डिपॉजिट होगा उतना ज्यादा ही पैसे क्रिएट कर पाएगा। तो ये जो है सारे ही चीजें जो है उसको अफेक्ट करता है। जिसका आंसर है ऑल ऑफ द अबव। लेकिन क्रेडिट क्रिएशन बाय कमर्शियल बैंक डिटरमाइंड बाय सीआरआर भी होता है, एसएलआर भी होता है, इनिशियल डिपॉजिट, तो ऑल ऑफ द अबव इसका सही आंसर होगा। अब आते हैं हम एसर्शन और रीजन पे, क्योंकि मैंने कहा था एसर्शन और रीजन भी हर चैप्टर के साथ साथ हम देखते जाएंगे। एसर्शन और रीजन के अंदर कुछ भी अलग नहीं है, सिर्फ आपको पढ़ना है कि भैया दो स्टेटमेंट है, पहले उसको पढ़ो कि क्या वो स्टेटमेंट सही है या गलत है, उसके बाद हम देखेंगे क्या करना है। तो पहला स्टेटमेंट दे रखा है एचडीएफसी इज अ कमर्शियल बैंक। एचडीएफसी बैंक कमर्शियल बैंक हमको पता है क्योंकि हम आप डील करते हैं, आप लोगों के पास क्रेडिट कार्ड्स भी होंगे, आपके पेरेंट्स के पास एचडीएफसी बैंक, आप कितने ब्रांचेस दिखते हैं, एटीएम दिखता है, ये तो कमर्शियल बैंक है, हमको पता है। बट दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है इट एक्सेप्ट डिपॉजिट एंड ग्रांट्स लोन, ये एक्सेप्ट करता है डिपॉजिट और लोगों को लोन देता है। तो दोनों स्टेटमेंट तो बिल्कुल करेक्ट है। अब हम इसमें रीजन ढूंढते हैं, क्या या जो फर्स्ट जो एसर्शन बोला है क्या उस लाइन को क्या एक्सप्लेन कर पा रहा है रीजन। एचडीएफसी इज अ कमर्शियल बैंक क्योंकि ये एक्सेप्ट करता है डिपॉजिट एंड ग्रांट लोन, बिल्कुल सही बोल रहा है। तो ऊपर का जो स्टेटमेंट है वो उसका रीजन लग रहा है कि नहीं लग रहा, लग रहा है। तो हमारा आंसर क्या होगा, अब देखते हैं चार ऑप्शन में क्या क्या है। बोथ एसर्शन और रीजन आर ट्रू, बिल्कुल सही है। रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एसर्शन, बिल्कुल सही, ये वाला ऑप्शन होगा, आगे में पढ़ने की जरूरत नहीं, पर आपके लिए मैं देख लेती हूँ। बोथ एसर्शन और रीजन आर ट्रू, यहाँ तक तो वो भी ठीक है। बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एसर्शन, ये नहीं है क्योंकि रीजन जो है करेक्ट एक्सप्लेन कर रहा है एसर्शन को, तो ये ऑप्शन नहीं है। बोथ आर रॉन्ग, ये भी नहीं क्योंकि दोनों का स्टेटमेंट सही है। एसर्शन ट्रू और बट रीजन इज रॉन्ग, तो ये भी नहीं है। तो सबसे बेस्ट आंसर क्या है कि दोनों ही बोथ एसर्शन है रीजन आर ट्रू और रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एसर्शन। ओके, नेक्स्ट कह रहा है कि एसर्शन के अंदर कि आरबीआई इज नोन एज ए इशूइंग अथॉरिटी, बिल्कुल आरबीआई को इशूइंग अथॉरिटी कहा जाता है क्योंकि उसी के पास परमिशन, जिसमें जितने भी करेंसी हो है, नोट है, सभी को एक मोनोपोली है उसको जारी करने का। अब इसमें रीजन दे रखा है इट हैज द मोनोपोली पावर ऑफ इशू करेंसी, बिल्कुल सही, दोनों स्टेटमेंट भी करेक्ट है और जो रीजन है वो पहले को एक्सप्लेन कर रहा है। तो इसका भी वही आंसर होगा कि बोथ एसर्शन एंड रीजन आर ट्रू और रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एसर्शन। नेक्स्ट कह रहा है कि एसर्शन बैंक इज अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन विच परफॉर्म ओनली वन फंक्शन टू ग्रांट लोन एंड एडवांस। कह रहा है बैंक एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है और उसका केवल और केवल एक ही फंक्शन है, केवल वो काम है सिर्फ लोगों को लोन और एडवांसेस देना है। बिल्कुल नहीं, अभी हमने देखा कि जो भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बैंक है उसके मल्टीपल फंक्शन होते हैं, डिपॉजिट को एक्सेप्ट करता है, लोन देता है, एजेंसी काम करता है और भी बहुत तरह के काम होते हैं, ये कह रहा है केवल एक ही है, तो ये तो बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है। दूसरा स्टेटमेंट पढ़ते हैं बैंक इज ओनली कमर्शियल इन नेचर, क्या बैंक केवल कमर्शियल नेचर के तो नहीं, आपने देखा आरबीआई वो भी प्रॉफिट मोटिव के लिए करता है, तो यहाँ पे ये तो नहीं बोला ना कि जो कमर्शियल बैंक है, उसने बोला सिर्फ बैंक है, तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल गलत है। तो इसका देखते कौन सा है, एसर्शन और रीजन आर ट्रू, बिल्कुल नहीं हो सकता, ये भी सेकंड भी रीजन है नहीं हो सकता, बोथ आर रॉन्ग, ये दोनों ही जो स्टेटमेंट है वो अपने आप में गलत है क्योंकि ना तो केवल फाइनेंशियल बैंक का काम है केवल लोन और एडवांसेस देना और ना ही केवल ये है कि बैंक इज ओनली कमर्शियल इन नेचर। अभी हमने देखा आरबीआई के बारे में किसी ने कमर्शियल बैंक नहीं बोला, बैंक का बोला, तो बैंक में दोनों ही तरह के बैंक आते हैं, तो ये जो स्टेटमेंट है दोनों ही रॉन्ग है, यहीं से हमारा जो होता है। अब यहाँ पे देखा आपने जो बैंकिंग है एक एक क्वेश्चन पूरे बुक में आपको इसके अलावा और कोई भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं मिलेंगे, जो क्वेश्चन मैंने यहाँ पे कवर नहीं किया वो मैंने आपको एक्सप्लेनेशन में समझाया किस तरह से भी चीजों को पूछा जाता था। अगर आपने पूरा वीडियो देख लिया या एमसीक्यू सॉल्व कर लिए तो आपको कुछ भी अलग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके बाद हमारे 2 चैप्टर बचे हैं, वो भी बहुत जल्दी आज शाम तक वो वीडियो भी आपको मिल जाएंगे, गवर्नमेंट बजट और जो हमारे एक्सचेंज रेट वाला है वो बहुत इजी चैप्टर है। मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन इसीलिए करती हूँ, कई बच्चे बोलते हैं मैम कम एक्सप्लेन करो, मैं इसलिए करती हूँ कि अगर आपने चैप्टर पढ़ा हुआ है तो सुन के क्या होता है कि चीजें मेमोरी में आती हैं, याद रहती है, तो एग्जाम में बहुत काम आती है। हम भी छोटे होते थे तो कई बार पढ़ी हुई चीजें याद नहीं रहती थी, लेकिन किसी ने हमको कुछ समझाया होता है, कहीं से हमने कुछ सुना होता है, तो वो चीज हमें वहां पे क्लिक कर जाता है, हमें याद रहता है। इसीलिए हो सकता है कि आपको लगता होगा टाइम आपका वेस्ट हो रहा है, बट कभी भी पढ़ाई सुनने से टाइम वेस्ट नहीं होता, इसलिए थोड़ी सी वीडियो जरूर लंबी हो जाती है, लेकिन मेरा कोशिश ये होता है कि मैं चैप्टर को एक बार थोड़ा सा रिवाइज भी करा दूं, आपको चैप्टर से पूरे जो रिलेटेड चीजें वो भी समझ में आ जाए। बाकी अगर आप लोग नहीं चाहेंगे मैं चैप्टर को एक्सप्लेन करूं तो आगे से हम लोग सिर्फ एमसीक्यू डिस्कस कर लेंगे, तो मैं चाहती हूँ आप लोग मुझे कमेंट करके बता दीजिए क्योंकि आपका टाइम नहीं वेस्ट होना चाहिए। टाइम बहुत कम है, मैंने देखा डेट शीट भी आ गई, 21 अक्टूबर से आप लोग के एग्जाम है, अब हमें टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना है। बहुत 2-3 दिन जो भी सितंबर के अंदर बचा फटाफट सारे सिलेबस में आपको कवर करके दे देती हूँ ताकि अब बेसिकली हमें जो टेस्ट सीरीज को पकड़ना है। बाकी कोई भी दिक्कत हो प्रॉब्लम हो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।